chapter number nervous coordination 17 जी chapter number 17 nervous coordination। अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा बात कर ले तो बेहतर रहेगा। इंट्रोडक्शन में इन्होंने कहा है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट सिस्टम है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सारे डिफरेंट सिस्टम है। लेकिन इन सिस्टम को कंट्रोल करना होगा और दूसरा इन सिस्टम की आपस में कोऑर्डिनेशन होगी। कोऑर्डिनेशन मीन कोऑपरेशन होगी। कोऑपरेशन मीन कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिसाल में देता हूं, आपको प्यास लगी है तो अब आप पानी के पास जाएंगे, तो पानी के पास जाने के लिए आपको अपने मसल की जरूरत होगी। मसल को मैसेज आपका दिमाग देगा, तो ये एक पूरा कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होगा जिसके जरिए से आप ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब ये जो जितनी भी सिस्टम है इनको कंट्रोल करने के लिए और इसकी आपस में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रखने के लिए आपकी बॉडी के अंदर जो है दो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। इन सब को कंट्रोल करने के लिए कोऑर्डिनेशन सिस्टम पाए जाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर दो मेजर कोऑर्डिनेशन है। एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है इसको कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो कि आज हम शुरू कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब इन दोनों कोऑर्डिनेशन सिस्टम में डिफरेंस क्या है? याद रखिए नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है इसके लिए न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है, न्यूरॉन ये सब कुछ काम कर रहा होता है। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसके लिए कुछ केमिकल होंगे, वो इसको कंट्रोल करेंगे। वो केमिकल आपके साथ हार्मोन्स भी हो सकते हैं और वो आपके साथ एंजाइम भी हो सकते हैं। इस तरीके कार से वो कंट्रोल करेंगे। दूसरा, न्यूरॉन का जो सिस्टम होता है ये थोड़ा सा फास्ट होता है, लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम होता है ये थोड़ा सा स्लो होता है। और नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पांस होता है ये क्विक रिस्पांस होता है और फौरन काम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन इसका जो रिस्पांस होता है ये थोड़ा सा स्लो रिस्पांस कर रहे होते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली। दूसरा जो है ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है और फौरन खत्म हो जाता है, और ये जो है लॉन्ग टाइम लेता है प्रोसेस कंप्लीट होने में। लेकिन चूंकि अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिव दोनों है। हाँ, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये थोड़ा सा मेजर है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये ऑलरेडी आपके इस केमिकल कोऑर्डिनेशन को भी कंट्रोल कर रहा है। तो आपका मेजर जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन हुआ। वजह ये है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो थ्रू आउट बॉडी, थ्रू आउट द सेल्स,
या विद इन द सेल भी जा सकता है। ये टुवर्ड सेल और विद इन द सेल रिस्पॉन्स कर सकता है। लेकिन अगर नर्व्स कोऑर्डिनेशन की बात हो जाए तो ये टुवर्ड ऑर्गन जा सकता है, लेकिन विद इन द सेल नहीं जा सकता। आप लोगों ने नर्व्स कोऑर्डिनेशन कार्टिलेज पढ़ा था। कार्टिलेज में हमने क्या कहा था कि ये ए न्यूरल है। सो ए न्यूरल अगर आप देख लें सो नो नर्वस या नो न्यूरॉन इन कार्टिलेज। अब कार्टिलेज में वहां पे नहीं है, तो कार्टिलेज के लिए फिर रिस्पॉन्स हार्मोन्स करेंगे। तो मतलब ये कि बास अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात हो जाए तो बास जगहों पे इंटरवेट नहीं हो सकता, ये वहां पे इंटर नहीं हो सकता, वहां पे पेनेट्रेट नहीं हो सकता। तो फिर वहां पे मसला कैसे हल किया जाए? तो यहां पे मसला केमिकल कोऑर्डिनेशन के जरिए से हल किया जाए। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो हर जगह पे रिस्पॉन्ड कर सकता है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है इसके लिए बात चीजें जो है इसको डक्ट की जरूरत है और बात चीजों को डक्ट की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ग्लैंड्स में से। अच्छा, अब दूसरे जो है यहां पे इसकी जो मैकेनिज्म है, अगर थोड़ा सा हम इसकी मैकेनिज्म पे हम बात कर लें, बाकी डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूं। मैकेनिज्म क्या है, ये अपना फंक्शन परफॉर्म कैसे करेगा। आप लोगों को मैंने कहा था कि सबसे पहले काम जो है असल में इस मैकेनिज्म में 3 कंपोनेंट इस्तेमाल होती है। 3 कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? एक होगा इसमें रिसेप्टर, दूसरा होगा इसमें इंटीग्रेटर और तीसरा होगा इसमें इफेक्टर। इस 3 कंपोनेंट के बेसिस पे कोई भी फंक्शन वो आसानी के साथ परफॉर्म कर सकता है। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि सबसे पहले स्टिमुलस का होना जरूरी है। व्हाट इज स्टिमुलस? चेंज अकर इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। स्टिमुलस का होना जरूरी है। स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन करेगा? रिसेप्टर करेंगे। रिसेप्टर का दूसरा क्या नाम था? रिसेप्टर इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर। एनी रिसेप्टर के अंदर कौन से न्यूरॉन होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन पाए जाते हैं, ये उसको रिसीव करेगा। अगर आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को डिफरेंट रिसेप्टर के बारे में बताया था। एक है फोटो रिसेप्टर जिसका ताल्लुक लाइट के साथ है। आई में रॉड और कोन सेल्स है। एंड पे कुछ उन्होंने सेंस ऑर्गन की बात की है, वहां पे हम फिर डिस्कस करेंगे, उसका पेपर डायग्राम वगैरह तो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा था हमारे साथ बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर किस चीज के लिए होते हैं? ब्लड प्रेशर के लिए। एक है लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर और एक है हाई प्रेशर बैरो रिसेप्टर। इसके अलावा आस्मो रिसेप्टर किस चीज के साथ काम था? वाटर के साथ, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के साथ काम था। हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। एक है थर्मो रिसेप्टर, हीट के साथ काम था। हेयर प्लेक्सिस या हाइपोथैलेमस खुद भी जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। एक है नूसी रिसेप्टर, पेन के साथ। नूसी रिसेप्टर कहां पे नहीं होते? ब्रेन में नहीं होते या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। एक था सोनो रिसेप्टर, साउंड के साथ, ईयर जो है सोनो रिसेप्टर के साथ काम था। और एक था हमारे पास गस्टेटरी रिसेप्टर, टेस्ट के साथ, टंग जो है। और एक था हमारे पास अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, स्मेल के साथ इसका काम था, नोज। एक था मीजनर्स कार्पसल्स, टच के साथ था। और एक था पेकेनियन कार्पसल्स, प्रेशर के साथ था, बैलेंसिंग के साथ था। ये सारे डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं। ये सारा डेटा कलेक्ट करेंगे और ये डेटा किधर भिजवाएंगे? इंटीग्रेटर के पास। आपकी बॉडी में इंटीग्रेटर कौन है?
सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। सो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी न्यूरॉन होते हैं? एसोसिएटेड न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये उस डेटा के साथ क्या करेंगे? डेटा को एवेल्युएट करेंगे। मिल बैठ के एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी उस पर सोचेगी। बाकायदा लाखों की तादाद में कमेटियां बनी होती हैं, क्योंकि डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं। मेजर कितने आपकी बॉडी में टोटल कितने रिसेप्टर्स हैं? सेंसस कितने हैं? 11। 5 बेसिक्स है और 6 जो है वो जनरल है। तो ये सारे रिसेप्टर्स का डेटा आ रहा है। तो उन्होंने अलग अलग कमेटियां बनाई है कि आप लोगों ने अलग अलग, अब बेरो रिसेप्टर आ रहा है तो बेरो रिसेप्टर की अपनी कमेटी होगी, आस्म रिसेप्टर है उसकी अपनी होगी, फोटो रिसेप्टर है उसकी अपनी होगी। ये सारे मिल बैठ के उस मसले का हल निकालते हैं। हल निकालने के बाद फिर ये ऑर्डर इशू करते हैं। ऑर्डर किसके थ्रू जाएगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा। वो किसके पास लेके जाएंगी? इफेक्टर के पास लेके जाती हैं। इफेक्टर कौन कौन है? इफेक्टर आपके एक ग्लैंड है और एक है आपके मसल। इस प्रॉपर तरीके कार से इस मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जाता है। अब अगर देखे जाए, पहला था स्टिमुलस, दूसरा था रिसेप्टर, तीसरा था इंटीग्रेटर और फोर्थ था मोटर न्यूरॉन और फिफ्थ था इफेक्टर्स। इन 5 बेसिक स्टेप के जरिए से कोई भी प्रोसेस आपकी बॉडी बड़े आराम के साथ कंप्लीट कर लेती है। समझ आ गई बात? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, दोबारा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं न्यूरॉन। नेक्स्ट आते हैं न्यूरॉन पे। आपकी जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। लेकिन ये भी याद रखिए, आपका नर्वस सिस्टम 2 चीजों से बना होता है। एक इसमें होता है न्यूरॉन और एक होता है न्यूरोग्लियल सेल्स। एक न्यूरॉन और एक न्यूरोग्लियल सेल, ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स फॉर एग्जांपल श्वान सेल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये न्यूरोग्लियल सेल जो है, ये इस नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। अब अगर हम एक न्यूरॉन की बात करें कि एक न्यूरॉन में टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं, तो याद रखिए 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट जो है इसको कहते हैं एक्सॉन, दूसरा जो पार्ट होता है इसको कहते हैं डेंड्रॉन, और तीसरा जो पार्ट्स होता है इसको कहते हैं सेल बॉडी। ये 3 पार्ट्स हैं। एक न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हैं। न्यूरॉन जो है अगर देखे जाए, सो 100 बिलियन न्यूरॉन सिर्फ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं।
तो अब ये भी याद रखें कि हर एक न्यूरॉन जो है डिफरेंट मॉर्फोलॉजी वाले होते हैं। हम एक सिंपलिस्ट न्यूरॉन की बात करते हैं कि इसमें 3 कंपोनेंट्स का होना जरूरी है, एक्सॉन, डेंड्रॉन और सेल बॉडी। एक्सॉन जो है, यहां पे जो साइटोप्लाज्म होता है इसको क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कहते हैं। और इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको एक्सोलीमा कहते हैं, एक्सोलीमा। वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो एक्सॉन है इसका मेन काम है ट्रांसमिट या कैरी इंपल्स अवे, कैरी इंपल्स, इंपल्स कहते हैं डेटा को, डेटा का मतलब इंफॉर्मेशंस को, कैरी इंपल्स डेटा इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम सेल बॉडी। मतलब है कि ये नेक्स्ट न्यूरॉन को ये डेटा ट्रांसमिट करेगा, नेक्स्ट न्यूरॉन को। और इस एक्सॉन के प्री साइनेप्टिक नोब पाए जाते हैं और इस प्री साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं और इन्हीं साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर कम से कम 10,000 के करीब न्यूरोट्रांसमीटर इन्होंने स्टोर किए होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर इन्होंने स्टोर किए होते हैं। और इसी एक्सॉन की इस एक्सोलीमा पे डॉकिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। इस डॉकिंग प्रोटीन का काम यह है कि नर्व इंपल्स की सपोर्ट करना, इसको आसान बनाना, इसके मैसेज डेटा को कन्वे करना। जबकि अगर डायग्रामेटिकली देख लें तो हम इसको एक्सॉन कहते हैं और इसी एक्सॉन की जो एक्सटेंशन निकली होती है इसको प्री साइनेप्टिक नोब्स कहा जाता है। ये जो है प्री साइनेप्टिक नोब कहते हैं इसको। और इसके ये जो है साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं और इसी साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो है हजारों की तादाद में न्यूरोट्रांसमीटर पड़े होते हैं। आगे हम फिर इसकी जब नर्व इंपल्स साइनेप्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसका जिक्र करेंगे कि कैसे क्या तरीकेकार होता है। जो डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन जो है इसका काम क्या होता है? दे कैरी इंपल्स टुवर्ड सेल बॉडी। ये मैसेज, ये डेटा जो है सेल बॉडी की तरफ लेके जाएंगे। एक बात, या ये भी कह सकते हैं कि इसका काम है रिसीव डेटा या इंफॉर्मेशन। ये डेटा या इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और इसकी जो फर्दर एक्सटेंशंस होते हैं, इन्हीं एक्सटेंशंस को डेंड्राइट्स कहते हैं। अब अगर आप देख लें तो ये हमारे पास डेंड्रॉन है, लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन है इसको डेंड्राइट्स कहते हैं और इन्हीं डेंड्राइट्स के ऊपर पोस्ट साइनेप्टिक नोब पाए जाते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक नोब पाए जाते हैं। ये पोस्ट साइनेप्टिक नोब क्या करेंगे? प्री साइनेप्टिक ने रिलीज किए और पोस्ट साइनेप्टिक ने रिसीव कर लिए। बात समझ आ गई? रिसीव न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम पोस्ट साइनेप्टिक नोब से। जबकि जो सेल बॉडी की बात हो रही है तो याद रखिए सेल बॉडी जो है असल में यहां पे सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सारी चीजें
और साथ ही साथ में यहां पे नेसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये नेसल ग्रेन्यूल बने होते हैं 3 चीजों से। एक इसमें होता है राइबोसोम, एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक यहां पे गोल्गी बॉडी। इस कलेक्टिवली स्ट्रक्चर को कहते हैं नेसल ग्रेन्यूल। वो इसलिए कि इसका काम है नॉरिशमेंट, इसका काम है रिपेयरिंग। अगर न्यूरॉन को कुछ नुकसान पहुंचा तो रिपेयरिंग कौन करेगा? नेसल्स ग्रेन्यूल्स करते हैं। जो हमारे पास एक न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर, समझ आई बात? डॉक्टर प्रोटीन हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे नर्व साइनेप्स में कि काम क्या है, इसका तरीकाकार क्या है। तासो गोरा इंशाल्लाह देखते तब कोर्स खत्म सी नो तासो पेशी सकले चराउंड निकले दे तासर दी और ता सकले हां तासर सुन राउंड दी 100 रुपए और तासर 2 लाख का मतलब 2 लाख 100 रुपए टोटल राउंड दी तब से कारो के दे 100 रुपए दतने से बारू जे ना दा इस्लामिया रेस्टोरेंट पे आगे सरा यो प्लाजा दा सनो मेरे सदा से दगा दे आगे बेसमेंट की चीज़ दा मोगो वाला दवी मिलावी अबर वाले ओ बबर वाले और एक के बेवाचे दुई लबले के लगी यो गोल गोल मुंग बदू पीसीला मुझे क्यों पेरानी है? मैं तो इन लोगों के साथ जाऊंगा उसके लिए 2 लाख पे पार्टी अरेंज करनी है हमने। आओ कहना वाह यो लाख क्षमा तरह से बदलते के लिए गया मता उसका चुप 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 शर्मू ने दो शर्म हो लो ना ना बिल्कुल मुखाफकेगे बिल्कुल अड़ो खपाने से बिल्कुल अड़ो खपाने से। अच्छा दूसरी ये तो हमने एक सिंगल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ड्रा किया है। अब हम न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन पे थोड़ा सा बात करते हैं। न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन में याद रखें आपके साथ 2 टाइप के न्यूरॉन होंगे। एक को हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन और एक को कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। एक माइलिनेटेड न्यूरॉन है और दूसरा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की जो इंपल्स है ये फास्ट होती है इस कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की स्लो इंपल्स ये कैरी करता है। माइलिनेटेड है क्या चीज? ये जो आपके साथ न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है इसके ऊपर जो है माइलिन शीट होता है और ये माइलिन शीट एक्ट एज ए इंसुलेटर काम करता है। अब अगर देखा जाए तो यहां पे ये पूरी और या साथ में एक्सटेंशन ये सारी जो है न्यूरॉन की सेल बॉडी है और इन्हीं सेल बॉडी के ऊपर इस तरह माइलिन शीट पाया जाता है और माइलिन शीट इसलिए रखा जाता है ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जाए। और आपकी माइलिनेटेड न्यूरॉन कहां पे होते हैं? कहां पे पाए जाते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन? जनरल बॉडी में। ये माइलिन शीट है और माइलिन शीट्स के दरमियान आप लोगों को स्पेस नजर आ रहा है, इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर ना रेनवियर।
सो ये हमारे पास न्यूरॉन को हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट, एक माइलिनेटेड और दूसरे नॉन माइलिनेटेड। दूसरा हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमारे पास न्यूरॉन तीन किस्म के हैं। एक है यूनिपोलर, एक होते हैं बाइपोलर और एक होते हैं मल्टीपोलर। अब जो सेंसरी न्यूरॉन है वो आपके साथ यूनिपोलर होते हैं और जो आपके साथ मोटर न्यूरॉन है वो आपके साथ मल्टीपोलर होते हैं। और बाइपोलर आपके एसोसिएटेड न्यूरॉन जो है ये बाइपोलर भी हैं और इसमें मल्टीपोलर भी होते हैं। व्हाट इज मीन बाय यूनिपोलर? यूनिपोलर का मतलब है कि ये जो आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये लेट्स सपोज सेल बॉडी है, तो इस सेल बॉडी की एक ही एक्सटेंशन है, सिंगल एक्सटेंशन है। वैसे नॉर्मली तो सिंगल एक्सटेंशन को एक्सॉन ही कहते हैं, लेकिन अब इसी एक्सॉन के दो पार्ट्स जो है वो बन गए। इसकी दो पार्ट्स बन गए, एक टुवर्ड द सेंट्रल और एक टुवर्ड द पेरिफेरल। सेंट्रल मीन टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मीन ब्रेन या स्पाइनल कार्ड, और पेरिफेरल मीन्स टुवर्ड रिसेप्टर्स। तो इसी वजह से ये जो सेंट्रल पार्ट है इट एक्ट एज ए एक्सॉन इन, पेरिफेरल पार्ट एक्ट एज ए डेंड्रॉन। बात समझ आ गई? एक्ट एज ए, बिहेव लाइक। जबकि बाइपोलर में क्या होगा, एक की एक्सॉन है और एक की डेंड्रॉन है। और मल्टीपोलर में क्या होगा, इसका सिंगल डेंड्रॉन होगा एंड मिनी एक्सॉन्स। अब आते हैं थर्ड, इसकी फंक्शन के बेसिस पे। जी हाँ, एक्सोलीमा, एक्सोप्लाज्म और एक्सोलीमा तो जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। किसका? एक्सॉन का। क्यों? यूनिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। आम जो सेल मेम्ब्रेन है उससे थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है। डॉकिंग प्रोटीन्स है, प्री साइनेप्टिक नोब्स है, साइनेप्टिक वेसिकल्स है, यहां पे पैकिंग होती है, ये सारा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। जबकि माइलिन शीट तो जो सेल बॉडी है उसके ऊपर जो इंसुलेटर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, फेट से बनी हुई एक एक्स्ट्रा डिपोजिशन है, इसको माइलिन शीट्स कहते हैं। अच्छा, न्यूरॉन हमारे पास तीन टाइप्स है। कौन? नॉरिशमेंट, किधर किस चीज की बात कर रहे हैं? रिपेयरिंग। अच्छा, न्यूरॉन आपके साथ तीन टाइप्स के हैं। एक है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इज आल्सो कॉल्ड एज एफेरेंट न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, एफेरेंट न्यूरॉन्स कहां पे होते हैं? रिसेप्टर में। रिसेप्टर या ट्रांसड्यूसर, इसका काम क्या होगा? जाहिर बात है, रिसीव स्टिमुलस। दूसरा जो होता है वो है एसोसिएटेड न्यूरॉन, और एसोसिएटेड न्यूरॉन जो है इसको मिक्स्ड न्यूरॉन भी कहते हैं।
ये कहां पे होते हैं? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तीसरा कौन सा होता है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन it is also called as efferent neuron. efferent neuron का काम क्या है? It carry message toward effectors. ये न्यूरॉन्स के डिफरेंट तरीके कार से क्लासिफिकेशन है। बात समझ आई? अब हम आगे डिस्कस करते हैं नर्व इम्पल्स। تاسو ولې لیټ راغې؟ زه خو دې ته حیران یم. ودې سره خو زما کار نشته. لږ په ټایم راځې ظالمان. اوس پروژه ختمه شوه، اوس په کار تاسو خوب هم پوری او په ټایم هم راځئ، او اوس بیا ټیم په ټایم کلو بیا څه شو هغه موبایل والا बदा खलक तख्ती से ये मैं हटा दूं, ये वाला पिक्चर ले लो। पिक्चर ले लो। बस ना تاسو باټنی شته ختمه ده. سکن یې کړی دی. नहीं سکن یې کوس کې سالو چپټر پاتې دی، هغه کړی نه دی. څه شي شروع کړی دی؟ بده وی کلاس نشته. روزو کې سٹارټ کړی. اوس په ختم دی کلاس، روزو نه پس نه دی شوی. او صرف فرست ټول ختم دی. ٹھیک فیٹس फैटी है। नेक्स्ट आते हैं नर्व इम्पल्स। शशि रिफ्लेक्स आर का बिहेवियर शिफ्ट याद है? बिहेवियर शिफ्ट में वाले से कहता है रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्स आर्क बदल दी, आगा बदल दी, दाव आगा बदल दी। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सडन, क्विक, immediate, involuntary, unconscious response of the body is called reflex action. While the trick, the path used by reflex action is called reflex arc. पहले स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस का डेटा कौन रिसीव करेगा? रिसेप्टर या ट्रांसड्यूसर, जहां पे सेंसरी न्यूरॉन है, वो मैसेज किसको पास करेगा? सीएनएस को। सीएनएस में सबसे पहला स्पाइनल कार्ड। रिफ्लेक्स एक्शन जितनी भी है मेजॉरिटी स्पाइनल कार्ड रिसीव करेंगे, सिवाय स्कल एरिया के वो ब्रेन रिसीव कर रहा है। सो रिसीव करने के बाद इसको मोटर न्यूरॉन के जरिए से इफेक्टर के थ्रू मैसेज दिया जाता है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे जो क्वाड्रिसेप मसल है और हैमस्ट्रिंग मसल है, अगर यहां से हम हैमर से वो करेंगे तो नी जर्क क्यों होता है?
या दूसरा, अगर हम आसान सी एग्जांपल ले ले, हम कहते हैं कि अगर आप किचन में गए और आपको पता नहीं है कि कोई भी जो बर्तन वगैरह है वो गर्म है और आपने अचानक हाथ टच किया, तो क्या कर लेते हैं, हाथ ऊपर कर लेते, रिफ्लेक्स एक्शन है। या इनके अलावा आप पैदल वॉक कर रहे थे और शूज वगैरह नहीं पहने थे और अचानक आपका पांव जो है कि शार्प नीडल वगैरह पे आ जाता है और फौरन आप पांव को ऊपर कर लेते, रिफ्लेक्स एक्शन है। या रात को जो है अक्सर जो है वो टॉर्च वगैरह लाइट आपकी आंखों पे अचानक पड़ती है तो आप आंखें बंद कर लेते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन है। या आंखों में कोई चीज गिर जाए, क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। सो ये सारी रिफ्लेक्स एक्शन क्विक रिस्पांस होंगे, इसमें ब्रेन को सोचने का टाइम नहीं होता। ये स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म भी कर लेता है और बाद में दिमाग को सिर्फ डेटा पहुंचाता है कि हमने इसको एक फंक्शन परफॉर्म किया, ब्रेन जो है उसको शाबाश देता है। नर्व इंपल्स की बात करेंगे। नर्व इंपल्स क्या चीज है, डेटा इंफॉर्मेशन, carried by the neuron from stimulus toward central nervous system in the form of impulse. impulse कहते हैं लहर को, that is called is nerve impulse. नर्व इंपल्स के लिए कुछ चीजें आप लोगों ने जहन में याद रखी है। फर्स्ट है मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स को याद रखना है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या चीज, याद रखिए ये जो हमारे साथ न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर यहां पे हमारे साथ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए या आयंस हो गए या जो चार्ज वगैरह है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस होता है। सो इस डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस की वजह से मेम्ब्रेन जो है उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स कहते हैं। सो द distribution of charge ions on both sides of neuron mean insides and outsides. Is different, which creates concentration gradients. इस वजह से इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स कहते हैं। दूसरा, अगर हम इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास एक होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जाने से पहले एक चीज आप लोगों को और बता दूं, एक हमारे साथ होता है सोडियम पोटाशियम पंप। इस सोडियम पोटाशियम पंप में एटीपी को इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम पोटाशियम पंप में एटीपी को इस्तेमाल किया जाता है और ये सोडियम पोटाशियम पंप किस वक्त काम करता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स के टाइम पे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स के टाइम पे ये हमारे साथ सोडियम पोटाशियम पंप काम कर रहा होता है। एक होता है सोडियम पोटाशियम गेट्स, लेकिन इन गेट में फिर हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक है वोल्टेज रेगुलेटरी
गेट और एक होता है नॉन वोल्टेज रेगुलेटरी गेट। ये जो सोडियम पोटेशियम गेट है ये काम करेंगे किस टाइम पे? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स के टाइम पे। और ये जो सोडियम पोटेशियम गेट्स है इसको जरूरत होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एटीपी इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, वोल्टेज रेगुलेटरी गेट और नॉन वोल्टेज रेगुलेटरी गेट ये किस वक्त काम करेंगे? नॉन वोल्टेज रेगुलेटरी गेट जो है ये काम करेगा एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स पे, और रेगुलेटरी वोल्टेज गेट जो है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी काम कर रहा है और प्लस रेस्ट्रिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे भी काम करता है वोल्टेज रेगुलेटरी गेट। दो बातें हो गई, बल्कि तीन बातें हो गई। फोर्थ नंबर पे याद रखिए, ये जो आप लोगों के साथ हम चार्ज इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव या हम चार्ज इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव, ये चार्ज वो फिजिक्स के चार्ज नहीं है। अगर नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोगों को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आप लोग पढ़ते हैं नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स। सो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स का फार्मूला क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स का फार्मूला है NGA। N स्टैंड फॉर नेगेटिव, G स्टैंड फॉर ग्लूटामेट, A स्टैंड फॉर एस्पार्टेट। एक हमारे साथ जो पॉजिटिवली चार्ज है वो असल में किस वजह से है? पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स। तो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स का फार्मूला है HALP, HALP। P स्टैंड फॉर पॉजिटिव, H स्टैंड फॉर हिस्टाडीन, H स्टैंड फॉर हिस्टाडीन, A स्टैंड फॉर आर्जिनिन और L स्टैंड फॉर लाइसिन। और एक हमारे साथ है पोलर अमाइनो एसिड्स। पोलर अमाइनो एसिड्स का फार्मूला है STC प्लस गेप, मीन सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, ग्लूटामीन, एस्पराजीन और प्रोलीन। असल में ये चार्ज जो नेगेटिव और पॉजिटिव आप लोग ड्रा करते हैं ना, ये असल में या तो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं या पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, या इनसे बनी हुई प्रोटीन है, इनसे बनी हुई प्रोटीन, या ये खुद ये चीजें पाई जाती हैं जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करती हैं। बात समझ आई? खबर में दोबारा से देखें ना। इसके बाद जो है फिर ये एक्शन और रेस्टिंग ये हम डिस्कस करेंगे। तशे तशे हाँ, अच्छा एक मिनट, इसमें ये जो नॉन वोल्टेज रेगुलेटरी गेट्स है ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोनों में काम कर रहा है, जबकि जो वोल्टेज रेगुलेटरी गेट है
ये सिर्फ और सिर्फ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में काम करता है। हाँ तस्वे वो सब पोला सूजी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको असल में ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंचती। ब्लड की प्रॉपर सप्लाई या इम्प्रॉपर सप्लाई की वजह से ये मसला होता है। बाकी इंशाल्लाह इसका पोर्शन कल कंटिन्यू करेंगे। सही ए अमीन अमाइनो एसिड दा असल के मुंगा पदे न्यूरॉन में वही करे दा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज राकू दा चार्ज तशीदी दा फिजिक्स वाला दी ना दा असल के दिशा अमाइनो एसिड या प्रोटीन दी सिपाही में नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या पोलैरिटी और इस खबर मंदे दा डायग्राम के ड्रागू का नेगेटिव पॉजिटिव दा नेगेटिव पॉजिटिव दा असल के दिशा अमाइनो एसिड दी या दिशा प्रोटीन दी से आगा अमाइनो एसिड ने जोड़ दी छे में या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज।